हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम बैक टू द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। मैं नीलेश कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, कोसेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही आसान चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है। इसमें हमें टेन थीटा और कोट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर पता होता है और कुछ ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो बड़े आसानी से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर बड़े इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें बात करनी पड़ेगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, बड़ा इजी है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात करें तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बार सोच के देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए आप यहां खड़े हुए हो, आप कहां खड़े हो, यहां खड़े हुए हो, ठीक है, और इधर एक गुब्बारा उड़ रहा है, एक बैलून उड़ रहा है, आप उसको देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो। आपने इस बैलून को यहां से देखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी आई साइट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी आई साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम थीटा नाम देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो इसको समझो, प्रैक्टिकली समझो। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, ये हमारी आई है, यहां से अगर मैं सामने देखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं टॉप कॉर्नर को देख रहा हूं ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने फिक्स कर ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं ऊपर देख रहा हूं, मान लो मैं मेरी आई साइट ए है, ठीक है, तो मैं ऊपर देख रहा हूं, तो इस आई साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई, एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के मैं ऊपर देख रहा हूं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब सर एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ में आ गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका अपोजिट है। अगर मेरी आंख ए है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए है और मैं नीचे देख रहा हूं, अगर मैं नीचे देख रहा हूं, सर आप करते क्या हो, कभी ऊपर देखते हो कभी नीचे देखते हो, तो बेटा हमें समझना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल समझो, इसका एक एग्जाम्पल समझो कि एक बड़ी बिल्डिंग है, एक अमीर आदमी की बिल्डिंग है, मुकेश अंबानी का एंटीलिया है ये, ठीक है, और एक गरीब आदमी की बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर की है और ये 100 फ्लोर्स की है। जब मुकेश अंबानी यहां खड़े होकर इस गरीब आदमी को देखेंगे तो यहां
ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और यहां ये मुकेश अंबानी की आई साइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां एंगल क्या बनेगा, थीटा, और हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइट के बीच में जो एंगल बनेगा नीचे देखने पर, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फिर यहां कहानी बाद में अलग हो जाएगी कि ए पैरेलल है, ए एक दूसरे के पैरेलल है, L1 L2, अगर ये दोनों L1 L2 पैरेलल हैं तो ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और यहां हम टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई करेंगे, तो वो आगे की कहानी है। लेकिन अभी आप समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आंखों के सामने जो लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये पैरेलल होगी ग्राउंड के, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ठीक है। और अगर ऊपर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे देख रहे होंगे तो ऊपर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और नीचे देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस बात को, ठीक है। इसको अगर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ लिया तो ये बड़ा आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए। इसको समझो, इसको समझो। अगर आप यहां खड़े हैं, मतलब आपकी आंख यहां पर है, ठीक है, भौहें बना देता हूं, ये आपकी आंख है और आप यहां खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपकी आंख के सामने तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आंख के सीधे, ठीक है। अब जब आप ऊपर देखेंगे, मान लो यहां कोई गुब्बारा उड़ रहा है, आप ऊपर देखेंगे तो ए बनेगा एंगल थीटा, और ये ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यहां मान लो यहां आप किसी बड़ी बिल्डिंग पर बैठे हैं और यहां कोई छोटी बिल्डिंग है, तो यहां से जब आप देखेंगे, या फिर आप हवाई जहाज पर या हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं और एक ग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल मान लो थीटा है या 2 थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किन दो लाइन के बीच में बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइड के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइड के बीच में, ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइड के बीच में कौन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, हमारी थ्योरी यहां खत्म होती है, सारे कॉन्सेप्ट यहां खत्म होते हैं, अब हम सीधे आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो 1-2 दिन तक अभी हम इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब बेटा समझ में आ गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन को थ्योरी वाले क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में थ्योरी होगी, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे तो बड़े आसानी से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आंसर इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहां पर, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर खड़ा हुआ है, टावर हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, टावर वर्टिकली ही होता है। तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, ठीक है, बी पॉइंट पर ग्राउंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक पॉइंट है सी, और फुट ऑफ द टावर से कितना है, 15 मीटर दूर है। ये फुट ऑफ द टावर हो जाएगा, यहां से 15 मीटर पॉइंट सी है। ठीक है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is found to be 60 degree, find the height of the tower। तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी बेटा, टावर की हाइट हो जाएगी मान लो x, और यहां से यहां तक, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी ए बी हाइट होगी टावर की, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है x। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां देखने पर बन रहा था, ऊपर देखने पर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। तो यहां जब हमारी आई होगी, या हमारी आंख जब यहां पर होगी, तो ए बी सी या सी बी तो हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब इसके ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ए सी बी, बनेगा 60 डिग्री। क्लियर है, एक टावर खड़ा हुआ है, एक टावर खड़ा हुआ है, और टावर के फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी से टॉप ऑफ द टावर यानी पॉइंट ए को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है ए बी एक्स, इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ठीक है, अब देखो अगर जनरली आप इसको समराइज करें, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को आप अगर समराइज करें तो ये डायग्राम क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, देखो बेटा ये क्या बनेगा, ये शायद निकल गया यहां से। ठीक है, ये क्या बन गया था, ऐसा बन गया था कुछ, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, एक बार ऐसे बना लेंगे इसको। ठीक है, ये क्या बन गया था, ऐसा कुछ बना था, ये यहां 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और यहां ये 60 डिग्री था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा, और ये हाइपो आ जाएगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें टेन थीटा, अगर हम टेन थीटा इस पर अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह यहां आ जाएगा टेन 60, परपेंडिकुलर आ जाएगा कितना, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बी, बी बेस, और ये कितना था, बी था कितना 15 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट यहां से यहां तक कितना था 15 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1060 आ जाएगा कितना, 1060 होता है √3, और ये आ जाएगा x अपॉन 15। तो x की वैल्यू यहां से निकलकर आ जाएगी 15 √3, दैट इज द फाइनल आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक टावर की हाइट आ जाएगी कितनी, 15√3। टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 15√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी बड़े, देखो ऐसा देखने में लग रहा है कि बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन बड़ी आसान है। एक बार इसको समझ लेंगे, इसको समझने से डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम का हम एक समराइज डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ो एक बार ध्यान से। तो एक इलेक्ट्रीशियन है, एन इलेक्ट्रीशियन, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल हाइट ऑफ 5 मीटर। तो यहां एक पोल है, एक पोल है ए डी, ए डी एक पोल है, इधर देखो ए डी एक पोल है और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इस पोल की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair of work। अब देखो यहां कुछ फॉल्ट आ गया है, एक पोल है, यहां कुछ फॉल्ट आ गया है, तो एक जो रिपेयर करने वाला है उसको पहुंचना है यहां, यहां पहुंचना है, यहां टॉप से कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे, कितना है टॉप से, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर नीचे है टॉप से, ठीक है। मतलब ए बी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.3 मीटर। अब देखो, जब हम पोल पर आपने कभी किसी को चढ़ते हुए देखा है, तो जो पेडल होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, नसेनी बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, नसेनी, मतलब लेडर। यहां एक लेडर लगानी पड़ेगी, लेडर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें ये नसेनी यहां पहुंचेगी, तो इसको यहां, जो इलेक्ट्रीशियन है इसको यहां पहुंचाना है, टॉप से 1.3 मीटर नीचे, ठीक है। आगे पढ़ो, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट he or she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। तो हॉरिजॉन्टल से इसका लेडर का या नसेनी का जो एंगल दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहां से, अगर यहां से देखेंगे तो ये 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो लेंथ ऑफ द बीसी, मतलब लेडर की लेंथ फाइंड करनी है, बीसी लेंथ फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, यहां से जो पोल है, पोल से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मतलब क्या फाइंड करना है, एक तो डीसी फाइंड करना है, डीसी, इसको एक्स ले लेंगे, और ए लेडर है, इसको वाई ले लेंगे, ठीक है, इसको वाई ले लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको एक बार मैं समझा देता हूं। तो देखो, एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है, खंबे देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रिक खंबे होते हैं। यहां कोई डिफॉल्ट आ गया है, अब डिफॉल्ट आ गया तो ये चढ़ेगा इलेक्ट्रीशियन, तो इसने क्या, यहां एक लेडर लगाई, एक लेडर लगाई यहां, उसको यहां तक पहुंचना है। मतलब ये पोल की जो हाइट है वो है 5 मीटर, तो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक उसे पहुंचना है, तो 1.3 मीटर यहां तक वो लेडर को लगा लेगा। अब हमें क्या करना है, इस लेडर की या नसैनी की लेंथ फाइंड करनी है, और इस फुट ऑफ द पोल से यहां तक की लेडर की डिस्टेंस फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, एक यहां ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस बार बनाते हैं सावधानी से ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है, बन गया, इस बार बन गया, ठीक है। अब देखो, ये बन गया यहां, अब देखो ये बी हो जाएगा,
बी पॉइंट हो जाएगा, ए डी पॉइंट हो जाएगा और ए सी पॉइंट हो जाएगा। यहां 90 डिग्री है और ए एंगल दिया है कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें एक टोटल लेंथ, पोल की लेंथ है 5 मीटर, ए बी की लेंथ है 5 मीटर ए बी की। अब हमें लेकिन अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो हमें तो बी डी की लेंथ चाहिए। बी डी की लेंथ कितनी होगी? अगर हम इस 5 में से, इधर देखो 5 में से 1.3 माइनस कर दें तो इसकी बी डी की लेंथ आ जाएगी। तो जब 5 में से 5 माइनस 1.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.7 मीटर आ जाएगा, 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, एक तो इसको फाइंड करना है, इसको हम x ले लेते हैं, और इसको फाइंड करना है तो इसको क्या ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। ठीक है, इसको y ले लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3.7 मीटर और बेस कितना है x, इसको भी मीटर ही आएगा, है ना, मीटर। अब देखो tan 60 कितना होता है बेटा, बहुत हमने टेबल बनवाई थी, पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। तो a आ जाएगा √3 और a आ जाएगा 3.7 अपॉन x। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3.7 अपॉन √3। ठीक है, 3.7 अपॉन √3 मीटर। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सीधा सॉल्व कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय √3। तो ये निकल कर आ गया है कितना, x की वैल्यू निकल कर आ गई है कितनी 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, बाई फाइंड करना है, बाई फाइंड करना है। ठीक है, तो बाई फाइंड कर लेंगे। अब देखो इधर, अब देखो ये क्या है, हाइपो और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपो। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, LAL अपॉन KA। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बताया था, PBP अपॉन हाइपो, हाइपो और बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपो, हाइपो बेस। ठीक है, अब देखो इसमें अब क्या करेंगे हम, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन 60 बेटा कितना होगा 3.7 अपॉन बाय, अपॉन बाय, तो बाय कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन साइन 60। तो बाय की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 3.7 और साइन 60 कितना होता है बेटा, साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 3.7 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो हमें एग्जैक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। 3.7 इंटू 2 7.4, 7.4 डिवाइडेड बाय √3 4.28, 4.28। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 4.28 मीटर, 4.28 मीटर, 4.28 मीटर। तो देखो बाई की वैल्यू है 4.28 मीटर, इसका मतलब लेडर की या नसेनी की लेंथ होगी 4.28 मीटर और इस लेडर के फुट से
फुट से पोल के फुट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, इसके पहले निकाला था हमने, ठीक है, जो भी आया होगा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो इसको पढ़ो एक बार बड़े ध्यान से। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो देखो अब इसमें हमें क्या करना है, ये चिमनी है तो चिमनी की हमें हाइट फाइंड करना है, चिमनी की हमें हाइट फाइंड करना है। तो चिमनी की हाइट कितनी होगी, ए बी, चिमनी की हाइट कितनी होगी, ए बी, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वर है, ये दिख रहा है क्या आपको, एक यहां पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां डीसी कोई खड़ा हुआ है, यहां उसके पैर होंगे और यहां उसकी आंखें होंगी, यहां उसके पैर होंगे और यहां उसकी आंखें होंगी, यहां पैर होंगे यहां आंखें। तो ये 1.5 मीटर, मतलब ये मान लो कि कोई खड़ा हुआ है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो यहां उसका बेस होगा और यहां उसकी आंखें होंगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहां से बनेगी ना आंखों से, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहां डीसी, डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है 1.5 मीटर। तो अगर यहां पॉइंट ई है तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल बनेगा तो ए और ए इक्वल होगा, तो ईबी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू भी कितनी होगी, यहां की तक की वैल्यू होगी 1.5 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। एक एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब इसने दिया है कि चिमनी से कितनी दूर पर खड़ा है, 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है चिमनी से। इसका मतलब बीसी लेंथ दी है हमें, क्या दिया है, बीसी लेंथ दिया है। बीसी लेंथ कितनी है, 28.5 मीटर। अगर अब रेक्टेंगल है तो डीई लेंथ भी कितनी हो जाएगी, डीई लेंथ कितनी हो जाएगी, डीई लेंथ इक्वल टू बीसी लेंथ, और ये कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, तो देखो डीई क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, डीई क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऊपर देख रहे हैं, चिमनी का टॉप यहां पर है, अगर ऊपर देख रहे हैं तो क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, और हाइट ऑफ द चिमनी ये हमने पहले इसको यहां, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा कुछ बन गया है, इसको एक बार मैं बना देता हूं, एक यहां देखो एक बार, इसको मैं बना देता हूं एक बार। ये कुछ ऐसा बन गया है, ऐसा, इसको मान लो कि वो यहां से एक ही है, ठीक है, थोड़ा इधर आ रहा है, ठीक है, इसको समझो ऐसे। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना, इसको ए ऐसे मानो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ए पॉइंट है क्या,
ए पॉइंट है, ए पॉइंट है ई, ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है डी, ए पॉइंट है सी। तो डीसी कितना है बेटा, डीसी कितना है, डीसी कितना है 1.5 मीटर। और एक रेक्टेंगल है तो ए भी कितना होगा, ई भी कितना होगा 1.5 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये दिया है यहां, ये 45 दिया है, ये 45 दिया है और ये दिया है 28.5 मीटर यहां से यहां तक ईडी। तो ये रेक्टेंगल है तो ए भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, यहां हमने इसको x ले लिया था टोटल को, ऐसा करेंगे ये 1.5 दिया है, अगर इजी करना है थोड़ा तो इसको x ले लेंगे, इसको x ले लेंगे तो टोटल हो जाएगा x प्लस 1.5। ठीक है, अब देखो बड़ा इजी है। ठीक है, tan 40 जहां भी 45 आ जाएगा tan थीटा में या cot थीटा में तो उसकी वैल्यू 1 होगी और a दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो tan 45 होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, x लिया है हमने इसको और ये कितना है 28.5। तो tan 45 1 हो जाएगा और ये आएगा x अपॉन 28.5। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 28.5 मीटर, मीटर या फिर जो भी यूनिट है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करना है और हमने इसको निकाल लिया है 28.5 मीटर और ये है 1.5 मीटर। तो टोटल चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी, ए बी, ए ई प्लस ई बी। तो इसको बस ऐड करना है 28.5 प्लस 1.5, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 30 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसको समझो बड़े ध्यान से। ठीक है, पढ़ो इसको एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट P, अब देखो वहां क्वेश्चन को पढ़ते जाना, इधर समझते जाना। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो देखो एक 10 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है ए बी, ये है ए और ये है बी। तो 10 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, कितनी, ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इधर देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको यहां बना लेते हैं। यहां तक एक बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी यहां, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P और यहां जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब पढ़ो इसको एक बार फिर से। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 मीटर tall building is 30 डिग्री। तो ये बिल्डिंग है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब जनरली इंडिया में क्या होता है कि जो बड़ी बिल्डिंग है उनके ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, फ्लैग से। ठीक है, तो एक फ्लैग यहां पर लगा हुआ है, यहां भी एक फ्लैग लगा हुआ है। तो इसी पॉइंट P से फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये है कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ए पॉइंट है D और ए पॉइंट है B। ठीक है, और ए पॉइंट है A। तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग झंडा लगा हुआ है, झंडे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगशिप। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है, इसको हमने x लेट कर लिया यहां से यहां तक। ठीक है,
एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और डिस्टेंस की बिल्डिंग हमें डिस्टेंस P पॉइंट की हमें यहां से वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हमने y ले लिया। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब देखो tan 45 जहां देखे तो सबसे पहले tan 45 लगाओ, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है तो बड़ा इजी हो जाता है। तो एक यहां tan 45 लगाएंगे हम एंगल DPA में। तो यहां tan 45 अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? DA, AD या DA। तो ये tan प्लस एक्स आ जाएगा, tan प्लस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है बेटा? y। तो यहां से निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आएगा y इज इक्वल टू टेन प्लस एक्स, y इज इक्वल टू टेन प्लस एक्स, y इज इक्वल टू टेन प्लस एक्स। ठीक है, अभी यहां tan 30 अप्लाई करेंगे ट्रायंगल BPA में, tan 30। तो tan 30 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन y, तो ये होता है 1 अपॉन √3, 10 अपॉन y, तो y आ जाएगा कितना? 10√3 यहां इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू है 10√3, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 10√3 माइनस 1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1, और y की वैल्यू आ जाएगी 10√3। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 10√3, और फ्लैग कितना आ जाएगा? यहां कितना आ जाएगा? 10√3 माइनस 1। इसको सोल्व कर लेना बाय कैलकुलेटर, तो बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो जब 12 बज रहे होते हैं और सूर्य भगवान यहां होते हैं, सूर्य भगवान जब यहां होते हैं और हम यहां खड़े होते हैं, तो हमारी कोई परछाई नहीं बनती। दोपहर में फिक्स 12 बजे हमारी कोई परछाई नहीं बनती, यहां से डायरेक्ट सनरेज आती है और हमारी परछाई जो बनती है एक पॉइंट फॉर्म में बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है और यहां सूर्य देवता आते हैं, फिर यहां आते हैं, फिर यहां आते हैं। अब देखो यहां से परछाई पॉइंट बनेगी, तो यहां से परछाई बनेगी कितनी? यहां तक, यहां से यहां तक, और ये आगे बढ़ जाएगा तो ये और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फिर और बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य देवता का एल्टीट्यूड कम होता जाएगा तो एंगल भी कम होता जाएगा। देखो यहां ज्यादा है, ठीक है, यहां ज्यादा है, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। यहां एल्टीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा बना, फिर कम हो गया तो और कम, और फिर कम हो गया तो और कम। ये बात समझ में अगर आ गई होगी तो बड़ा आसान है फिर वही क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझ लिया अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसको, अगर ये बात समझ में आ गई तो वहां फिर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझो इसको। अब देखो, द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree the height of the tower, the height of the tower। तो टावर तो है AB, टावर क्या है? AB। इसको फाइंड करना है, इसको अभी x रख लो, नहीं पता x मान लो इसको। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree। तो जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो ये 40 मीटर ज्यादा है शैडो। ये क्या है? पोल। ए शैडो ऑफ टावर, ये टावर है, ठीक है, ग्राउंड पर है टावर।
तो ये इसका शैडो बन रहा है। जब सन 60 डिग्री हाई एल्टीट्यूड पर है तो यहां शैडो बन रहा है, और जब यहां से थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो ये 30 डिग्री पे यहां एंगल बन रहा है, तो ये ज्यादा शैडो 40 मीटर मोर, शैडो की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर मोर। बात समझ में आ रही है? समझो, जब सन यहां होगा जब सन, तो उसका शैडो कम बन रहा है। फिर जब सन और नीचे आ जाएगा इधर तो उसका शैडो ज्यादा बन रहा है, लेकिन एंगल कम हो जाएगा। यहां एंगल ज्यादा था, यहां एंगल कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जब यहां 60 डिग्री बन रहा था तो लेंथ थी शैडो की BC, लेकिन जब सन नीचे आ गया तो यहां से जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये ज्यादा 40 मीटर ज्यादा लेंथ का शैडो बनेगा इधर। जब सन जब सन यहां था तो लेंथ BC थी, सन यहां चला गया तो लेंथ DB मोर देन DB 40 मीटर मोर देन BC। बात समझ में आ गई? मतलब जब यहां से एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो 40 मीटर ज्यादा शैडो होगा। ये शैडो है DB, इस केस में है DB शैडो और इस केस में है BC शैडो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, इसको x ले लिया तो इसको y ले लो। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इस ट्रायंगल को और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan 60 अप्लाई करेंगे। tan 60 आएगा कितना बेटा, AB अपॉन CB। AB कितना है x और ये कितना है y, तो tan 60 होता है √3 और ये आ जाएगा x अपॉन y, तो x की वैल्यू आ जाएगी बाय √3। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां अपन tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, tan 30 अप्लाई करेंगे तो ये x परपेंडिकुलर तो हो जाएगा x और बेस हो जाएगा कितना, बाय प्लस 40, बाय प्लस 40, तो tan 30 हो जाएगा कितना 1 अपॉन √3 और यहां आ जाएगा x अपॉन बाय प्लस 40। और x की वैल्यू कितनी है यहां बेटा, x की वैल्यू कितनी है, हमें क्या करना है, हमें दोनों निकाल लेंगे अपन तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3, तो x कितना बाय √3 अपॉन बाय प्लस 40, तो ये आएगा बाय प्लस 40 इज इक्वल टू 3 बाय, भाई √3 इंटू √3 कितना होगा 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा बाय इधर चला जाएगा तो 2 बाय, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2 बाय, तो बाय आ जाएगा यहां से कितना 20, तो बाय आ गया 20, ये आ गया कितना 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अब x कितना है, x है बाय √3, x कितना है बाय √3, तो बाय की वैल्यू कितनी है 20 √3, तो x की वैल्यू भी आ गई और बाय की वैल्यू आ गई। है ना आसान, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यहां पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहा होगा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings. देखो
एक बिल्डिंग है छोटी बी ए या ए बी, समझो इसको ध्यान से, बड़ा आसान है, बस समझ लो। एक बिल्डिंग है ए बी और एक बिल्डिंग है पीसी। ये छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है। ए बी, एक बिल्डिंग है ए बी और एक बिल्डिंग है पीसी। हमें फाइंड क्या करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो एसी फाइंड करना है, तो इसको तो मान लो अभी एक्स, लेट AC इज इक्वल टू एक्स। अब एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग ए है, और ऑब्जर्वर इस बार बैठा है ऊपर, क्योंकि उसको बनाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहां बैठा है पी पर। अब जब देखो, इधर देखो, अब पी पर बैठकर इस बिल्डिंग को देख रहा है, इस बिल्डिंग को देख रहा है। जब पी से बी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, और जब पी से ए को देखता है, मतलब छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, और जब टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हमें इसको भी फाइंड करना है, पीसी मतलब जो बड़ी बिल्डिंग है ना, इसको भी हमें फाइंड करना है, इसको भी क्या करना है, फाइंड करना है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब तो इसके साथ खेलना है तो खेलें। ठीक है, अब देखो PQ और BD, PQ और BD दोनों पैरेलल लाइन हैं, दोनों पैरेलल लाइन हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो QPB एंगल बराबर होगा PBD। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और इसी प्रकार ये वाला एंगल भी हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये दिया है हमें कितना, 8 मीटर। जो छोटी बिल्डिंग है उसकी हाइट दी है 8 मीटर, जो छोटी बिल्डिंग है उसकी हाइट दी है 8 मीटर। तो डीसी भी हो जाएगा कितना, 8 मीटर। डीसी भी हो जाएगा कितना, 8 मीटर। ठीक है, डीसी भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अब इसको थोड़ा इजी करना हो अगर बेटा, इसको इजी करना हो अगर, हमने जल्दबाजी में इसको y ले लिया था, इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, अटक गया क्या? ठीक है, अब देखो अगर ये 8 मीटर है तो इसको ले लेंगे हम बाय, PD को इसको ले लेंगे बाय। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो 45 इस पे लगाएंगे। ठीक है, एंगल APC, एंगल एंगल PAC में, ये देखो इसमें tan 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब बाय प्लस 8 अपॉन बेस दैट इज x। ठीक है, tan 45 होता है 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बाय प्लस 8। यहां तक कोई दिक्कत है, बाय प्लस 8। ठीक है, अब एक एंगल बन रहा है। अब अगर ए भी AX होगा तो BD भी कितना होगा, BD भी कितना होगा, BD भी x होगा। अब उसमें tan 30 अप्लाई करेंगे, अगर उसमें tan 30 अप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय अपॉन बेस है x। तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, और ये आ जाएगा बाय अपॉन x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बाय √3, x इज इक्वल टू बाय √3। तो इसको यहां रख देंगे, ये आ जाएगा बाय √3 इज इक्वल टू बाय प्लस 8। तो ये आ जाएगा बाय कॉमन आ जाएगा, और √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो बाय आ जाएगा कितना, 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शनलाइजेशन करेंगे। तो ये आएगा कितना, √3 प्लस 1, और नीचे आएगा
√3 + 1, तो ये बन जाएगा a + b, a - b, तो नीचे तो आ जाएगा कितना, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 8 √3 + 1, तो 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4 √3 + 1, 4 √3 1। बाय की वैल्यू, जो ये बाय है ना, बाय की वैल्यू आ जाएगी 4 √3 + 1, ठीक है, ये आ जाएगा बाय। अब x क्या है, बाय √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बाय √3, तो x की वैल्यू क्या है, बाय √3, तो बाय की वैल्यू कितनी है, यहां बाय की वैल्यू रख देंगे 4 √3 + 1 y 4 √3 + 1 और यह इधर आ जाएगा √3, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 √3 + 4 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 4 3 जा √3 √3 3, तो 4 3 जा 12 + 4 √3 x = अगर इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + √3 दैट इज x, तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब PC मतलब PD + DC, तो बाय +8 मीटर, तो इसमें अगर हम 8 4 √3 + 1 इसमें 8 प्लस कर देंगे तो ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी, और इसमें x तो हमें पता है x कितना था 4 3 + √3, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, इसको समझो, एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ब्रिज, यहां से ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ठीक है, और नदी यहां बह रही है, उधर से आ रही है, मान लो पीछे से नदी आ रही है और ऐसी बहती हुई जा रही है, ठीक है, ये दो नदी के किनारे हैं, बात समझ में आई, ठीक है, ये दोनों नदी के किनारे हैं, नदी इधर की तरफ बह रही है, पीछे की तरफ से आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at height of 3 meter from the banks, find the width of the river. अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट है P ब्रिज पर, अब एक किनारा ए है और एक किनारा ए है, तो इस किनारे के साथ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ए हॉरिजॉन्टल लाइन और ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस किनारे के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि नीचे देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आई साइट है, तो ये 30° बनेगा, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 30° हुई होगा। अब इधर देखो, ऐसा इधर भी होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे देख रहे हैं इस किनारे को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45°, तो ये भी बनेगा कितना 45°, और ये कितना है 3 मीटर। अब देखो, अब इसको यही सॉल्व हो जाएगा, ये एंगल है 45°, ये एंगल कितना है 45°, तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा होता है, tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1, तो ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, तो डीबी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, डीबी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमें टोटल क्या फाइंड करना है, ए बी, क्योंकि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, तो डीबी तो हमें मिल गया है, एडी और मिल जाए तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा। अब देखो, इसमें ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे,
ए पी है, ए 30 डिग्री है, ए डी है राइट एंगल, और ए है। अब हमें ए की वैल्यू मिल जाए, वो ए की वैल्यू हम डीबी में दैट इज 3 मीटर ऐड कर देंगे तो हमें विड्थ ऑफ द रिवर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ए 3 मीटर है तो परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, परपेंडिकुलर है 3 अपॉन बेस है AD, तो AD कितना आ जाएगा, AD इज इक्वल टू 3√3, AD आ गया 3√3। अब विड्थ ऑफ द रिवर, width of the river, width of the river, width of the river is equal to AD plus DB। तो AD कितना है 3√3 और प्लस DB कितना है 3 यहां से कॉमन आ जाएगा तो √3 + 1 ये आ जाएगा width of the river that is 3 ब्रैकेट में √3 + 1। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक बार एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा वो डिलीट हो गया था, फिर आया सेकंड क्वेश्चन, तो ये हमने सॉल्व किया, पैडल की लेंथ निकाली थी इसमें। ठीक है, और ये डिस्टेंस फाइंड करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करी थी इस वाले क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फ्लैग की लेंथ फाइंड करी थी। ठीक है, और बिल्डिंग की इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करी थी। फिर यहां सन का शैडो बन रहा था तो ये शैडो फाइंड किया था हमने। फिर क्या किया था, ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और फिर ये ब्रिज वाला क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा लगातार आप मैथमेटिक्स की क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।